रेडिट और क्वोरा जैसे प्लेटफॉर्म पे आपको कहीं ना कहीं ऐसे पोस्ट दिखेंगे ही कि नेपाल के लोग इंडिया को हेट करते हैं, और ये बात काफ़ी इंडियंस जानते भी नहीं, काफ़ी इग्नोरेंट है। हे सिद्धार्थ, मेरा एक क्वेश्चन था तुमसे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया और नेपाल का रिलेशनशिप स्टार्टिंग से ही अच्छा रहा है। तो अब जो ये हेटेड हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे, हर जगह फेसबुक हो या इंस्टा हो, मैं जब जब भी कोई पेज चेक करता हूँ वहाँ पे नेपाली लोग इंडिया को हेट देते रहते हैं या इंडिया के अगेंस्ट बोलते रहते हैं। जबकि हम लोग जानते हैं कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन है या नेपाल के लोगों का भी इंडियन आर्मी में बहुत कंट्रीब्यूशन है। कहीं यहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस तो नहीं है? वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर ये सारे कमेंट्स पढ़िए और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। And welcome to the Dashrath Stadium in Kathmandu. दशरथ स्टेडियम, काठमांडू, नेपाल। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान फुटबॉल मैच 2013। इस मैच की इंटरेस्टिंग बात ये नहीं थी कि कौन जीता या हारा, बल्कि शॉकिंग चीज़ ये थी कि जो नेपालीज ऑडियंस इस मैच को देखने आए थे वो सब अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा चेयर कर रहे थे और इंडियन प्लेयर्स को बू। ये इंसिडेंट रंजीत रे सर की बुक काठमांडू डिलेमा में मेंशन्ड है, जो कि उस वक्त के इंडियन एम्बेसडर टू नेपाल थे। वो ये तक कहते हैं कि कुछ नेपालीज हर उस टीम को सपोर्ट करने के लिए तैयार है जो इंडिया के अगेंस्ट खेल रही हो, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। अब किसी भी टीम को सपोर्ट करना ना करना सबका फ्रीडम है और नॉर्मल सी बात है, बट किसी टीम को बू करना डेफिनेटली बहुत कुछ इंडिकेट करता है। और ये तो बस एक है, ऐसे ढेरों इंसिडेंट है जो एक क्वेश्चन को बार बार ट्रिगर करती है, जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी 2015 में पॉइंट किया था। वाई नेपाल हेट इंडिया। ये कहानी है दो ऐसे देशों की जो काफ़ी लॉन्ग बॉर्डर और रिच कल्चर शेयर करते हैं। कैसे हमारी पॉलिटिक्स एक दूसरे से जुड़ी है, ट्रेड और कॉमर्स के पुराने दिनों से लेकर आज के जियोपॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और भी अलग अलग एंगल से देख सकते हैं एक ही सवाल को आंसर करने के लिए, वाई नेपालीज हेट इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले कुछ बातें नेपाल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहला, नेपाल की जियोग्राफी। दूसरा, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। और उससे पहले एक एग्जांपल देता हूँ क्यों कंट्रोवर्सीज होती है इंडिया और नेपाल के लोगों में। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कह दिया कि गौतम बुद्ध एक ग्रेट इंडियन थे, और इसके खिलाफ फॉरेन मिनिस्टर जो नेपाल के थे उन्होंने एक स्टेटमेंट तक निकाल दिया कि क्यों मिसलीड कर रहे हो लोगों को, कुछ भी क्यों बोल रहे हो। कल्चर, ट्रेडिशन और रिचुअल्स जो इन दोनों देशों को जोड़ता है वही हमारे बीच में टेंशन भी क्रिएट करता है। नेपाल 200 साल पहले ऐसा दिखता था। शिमला, उत्तराखंड और बांग्लादेश के कुछ पार्ट नेपाल में आते थे, और इंडिया में उस वक्त ब्रिटिश का राज था। ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसों की ज़रूरत थी और उस वक्त तिब्बत एक बहुत संपन्न देश थी। वहाँ पे पश्मीना जो मिलती वो इंग्लैंड में महंगे दाम में बिकती। नेपाल ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने रास्ते तिब्बत जाने का मौका नहीं दिया, इसीलिए दोनों में जंग छिड़ गई। इस वार को एंग्लो नेपाल वार भी बोला जाता है, जो 2 साल तक चली थी, जिसमें नेपाल ने ब्रिटिश को 3 बार लगातार हराया था। लास्ट में आके नेपाल के राजा थोड़े कमज़ोर पड़ने लगे थे, तो वहाँ पे ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन हुई, जिसके कारण नेपाल को अपना अधिकतम भाग इंडिया को देना पड़ा। अब जियोग्राफी और पॉपुलेशन के हिसाब से नेपाल को 3 भाग में बांटा जा सकता है। पहले मनेसी लोग, ये वो लोग हैं जो इंडियन से काफ़ी मिलते जुलते हैं कल्चरली और दिखने में भी। दूसरे, हिल पीपल, ये वो लोग हैं जो नेपाल के पहाड़ी या फिर हिमालय एरिया में रहते हैं, और ज़्यादातर पॉलिटिकल पावर और सत्ता जो है, पहले के राजा भी जो थे वो सब यही पार्ट से आते थे, और यहीं पे जो हेट सेंटिमेंट्स हैं इंडिया के लिए वो ज़्यादातर यहीं के लोगों में से आए। और तीसरे, जनजाति या फिर मुस्लिम्स। तो टाइम में कुछ दशक पीछे चलते हैं जब आधी दुनिया पे ब्रिटिश का राज था, एंड ऑब्वियसली इंडिया में भी। बट मीनवाइल नेपाल इंडिया से काफ़ी छोटा देश होते हुए भी उस पर ब्रिटिश का राज नहीं था, बल्कि किसी और का था। ये कोई बाहरी लोग नहीं थे, बल्कि नेपाल के हेरिडेटरी प्राइम मिनिस्ट्रियल फैमिली थे। राणा पीरियड को ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए ये बता दूं कि 1950 के अराउंड नेपाल में ये सिचुएशन थी कि किंग त्रिभुवन नेपाल के थे, जो उनको राणाज ने हाउस अरेस्ट करके रखा था। और ऐसे और भी काफ़ी इंसिडेंट्स थे जिससे नेपालीज काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहती थी राणाज से। 1940s का दौर फ्रीडम का दौर था। पूरी दुनिया में फ्रीडम और डेमोक्रेसी की रेवोल्यूशंस पीक पे थे, जिसकी चिंगारी नेपाल तक भी पहुंच गई थी। ये चिंगारी आग में तब बदली जब सडनली एक खबर आई, किंग त्रिभुवन जो हाउस अरेस्ट में थे वो वहाँ से एस्केप होने में कामयाब हुए,
और शुरू हुआ 1950 नेपल्स रेवोल्यूशन। इंडिया जो पार्टीशन और ब्रिटिश को खदेड़ने के बाद एक फ्री कंट्री हो गई थी, उनके प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू इस रेवोल्यूशन को काफ़ी सपोर्ट करते हुए नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश करने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आपको बता दें कि ऐसी गवर्निंग सिस्टम है जिसमें राजा एग्जिस्ट करते हैं बट कंट्री एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है, ना कि राजा के पर्सनल डिसीजंस पे। बट राजा को भी विद ड्यू रिस्पेक्ट रखा जाता है, बट ये शांति माहौल ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। 1955 में किंग त्रिभुवन के देहांत के बाद उनके बेटे किंग महेंद्र आते हैं गद्दी संभालने, और गद्दी पे बैठते ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को डेमोलिश कर देते हैं और वापस से राजा शासन कम्प्लीटली लेकर आते हैं नेपाल में। इस चीज़ से पंडित नेहरू काफ़ी नाराज़ होते हैं और नेपाल को काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि नेपाल में अभी अभी इलेक्शंस हुए थे और नेपाली कांग्रेस अभी अभी सत्ता में आई थी, जिसके काफ़ी सारे मेजर लीडर्स इंडिया से थे और पंडित नेहरू से ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड थे। और इस बात को सुनकर ऐसा भी लगता है कभी कभी कि पंडित नेहरू नेपाल में भी अपना थोड़ा थोड़ा दबदबा बना के रखना चाहते थे, या फिर अपना पावर इंडिया में सीमित ना रखकर नेपाल में भी रखना चाहते थे। खैर, ये चीज़ें काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, इस पे बाद में बात करेंगे। और इतना ही नहीं, राजा महेंद्र सारे कांग्रेस लीडर्स को एंटी नेशनल और इंडियन दलाल बोल के इनको जेल में डालना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण नेपाल में इंडिया के लिए काफ़ी हेट सेंटिमेंट्स लोगों में बढ़ती जाती है। आगे जाके किंग महेंद्र इंडिया में कांग्रेस के अपोजिशन पार्टी से दोस्ती कर लेते हैं, यानी आरएसएस, और राजा महेंद्र ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित भी कर दिया था, जिसके कारण आरएसएस काफ़ी खुश था और इनके फुल सपोर्ट में था। हिंदू राष्ट्र का आइडिया उस वक्त के नेपाल के प्राइम मिनिस्टर और आरएसएस मेंबर तुलसी जी का था, और ये भी एक बड़ा डिसीजन था जिसमें इंडियन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। 1972 में वीरेंद्र वीर विक्रम शाह बनते हैं नेपाल के अगले राजा, जिनको आरएसएस विश्व हिंदू परिषद ने विश्व हिंदू सम्राट घोषित किया था। ये वो टाइम था जब इंदिरा गांधी की सरकार थी इंडिया में और सिक्किम इंडिया का पार्ट हुआ ही था। तब नेपाल को ये लगा कि उनके साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए नेपाल चाइना के नज़दीक ज़्यादा जाने लगा। नेपाल में माओइस्ट लिटरेचर इजीली मिलने लगा। इस वक्त तक नेपाल इंडिया का रिलेशन कमज़ोर हो गया था और फिर 1990 में फिर से रेवोल्यूशन हुआ और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश हुआ। मेन हेट्रेड का रीज़न यही है कि जब नेपाल में कोई पॉलिटिकल रिवोल्यूशन आई है, इंडिया का उसमें स्ट्रॉन्ग रोल रहा है, और वो 1950 हो या फिर 1990, दोनों में इंडिया ने नेपाल के डेमोक्रेटिक फोर्सेस को सपोर्ट किया है। जो नेपाली लीडर्स थे वो पावर में रहने के लिए एंटी इंडिया नैरेटिव बिल्ड करने लगे। खैर, ये सब साइड में रख के एक जनरल पर्सपेक्टिव से देखें तब भी किसी ये देश को ये अच्छा नहीं लगेगा कि कोई और देश उसके पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करे। फिर 1990 के आंदोलन के बाद 1996 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल ने सिविल वार स्टार्ट करवाया। इस बार का पर्सपेक्टिव था राजा चाहिए ही नहीं, कम्प्लीटली फुल डेमोक्रेसी, फुल रिपब्लिक हो। अनीस मुल्मी अपने बुक ऑल स्लेड नॉर्थ में लिखते हैं, नेपाल के नज़रिए में माओइस्ट को इंडिया सपोर्ट करना था और राजा को चाइना। और नेपाल को जब वेपन्स की ज़रूरत पड़ी तो इंडियंस ने वेपन्स नहीं दिए बल्कि चाइना ने दिया। और जब सिविल वार ख़त्म हुई, नेपाल एक फुल रिपब्लिक बन गई थी और 2007 आते आते नेपाल में कोई राजा नहीं थे। 2001 के रॉयल मैसेकर के बाद किंग गणेंद्र अगले राजा बने, पर उनको नेपाली जनता के मांग पे राजगद्दी छोड़नी पड़ी। सो तब से नेपाल इज़ अ फुल डेमोक्रेटिक कंट्री। पर अब तक नेपाल के पॉलिटिशियंस एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स के थे, या पावर में रहने के लिए एंटी इंडिया स्लोगन्स चलाते थे या फिर इंडिया के खिलाफ बोलने लगे। पहले नेपाल में चाइना राजा को सपोर्ट करता था, पर माओइस्ट रेवोल्यूशन के बाद नेपाल में पावर में थी कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना अब इनको सपोर्ट करने लगा था। नेपाल के मिनिस्टर सब चाइना फ्रिक्वेंटली आने जाने लगे थे। अभी तक चीज़ें बहुत बदल गई थी। अभी तक नेपाल चाइना को इंडिया का इन्फ्लुएंस कम करने को इस्तेमाल कर रहा था, पर अब नेपाल के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में चाइना का रोल है। चाइना नेपाल में रोड्स बना रहा है, रेलवे लाइन बिछा रहा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाइना का आ रहा है नेपाल में। चाइना नेपाल में टीचर्स को सैलरी तक दे रहा है
अगर स्कूल में चाइनीज़ भाषा सिखाया जा रहा है तो एक तरफ पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली अपनी वैल्यू नेपाल में बढ़ाते जा रहा था। 2015 में भयानक भूकंप आया जिसमें गांव के गांव वही फ्लैट हो गए और उसी टाइम नेपाल ने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन पास किया और यहाँ से अपने आप कंट्रोवर्सीज की शुरुआत होती है। द इंडियन एक्सप्रेस ने यह रिपोर्ट किया था कि जो नेपाल का नया कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें नेपाल के मधेसी कम्युनिटी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी भावना रख के ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। मधेसीज वही लोग हैं जो इंडिया से ज़्यादा मिलते जुलते हैं कल्चरली, ट्रेडिशनली एंड लुक्स में भी। इंडिया ये चाहता था कि नेपाल अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में चेंजेस करे और नेपाल ने कहा हमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। बट इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट को सही ही बताया और इस वक्त इंडिया ने नेपाल पे अनऑफिशियल ब्लॉकेड लगा दिया। इंडिया इस बात को डिनाई करता है पर नेपाल के लोग बोलते हैं कि इंडिया ने नेपाल को फ्यूल ट्रांसफ़र करने से रोका और ये तब जब कुछ महीने पहले नेपाल में एक भयानक भूकंप आया था। इससे नेपाल के इकोनॉमी को काफ़ी लॉस हुआ। सो ये माना जाता है कि वही वो टाइम था जब इंडिया ने नेपाल को कम्प्लीटली लूज कर दिया। नेपाल के तब के पीएम केपी ओली थे जो उस वक्त चाइना से हाथों हाथ पेट्रोलियम एग्रीमेंट साइन किया और चाइना ने नेपाल को फ्यूल सप्लाई किया। प्राइम मिनिस्टर ओली ने इस इंसिडेंट को एंटी इंडिया हेट्रेड में अच्छे से यूज किया अपने पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने के लिए। बात करते हैं मीडिया की। इसके अलावा हेट्रेड का कारण है इंडियन मीडिया। ये टीआरपी के लिए इतने नीचे गिर सकते हैं। काला पानी और लिपू लेक को लेकर बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे थे। दोनों देश ये कर रहे थे कि ये टेरिटोरीज उनके हैं, पर फिर इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट करने लगे अपने ऑफिशियल न्यूज़ चैनल पे कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को चाइना के एम्बेसडर ने अपने प्यार में फंसा दिया। आप हर फैसले से पहले यांकी से सलाह लेने लगे। यांकी के हुस्न के जाल में फंसकर ओली बिन पानी मछली की तरह तड़पने लगे और अब जो यांकी बोले वो ओली किया करने लगे। को लगा सफेद होती उम्र में रंगीनियां सी आ गई हैं, लेकिन ये एक छलावा निकला। आप सोचो ये उस देश के पीएम के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम भाई बुलाते हैं। आप सोचिए कि ऐसे किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को ऐसे आरोप लगाना या फिर ऐसे नीचे दिखाना कहाँ तक का सही था। इसीलिए नेपाल के लोग काफ़ी एंटी इंडिया अभी तक हो चुके थे। That the Indian media houses carried were horrible, and we were treating Nepal as if it were like Pakistan or China and making all kinds of unsubstantiated allegations. And I think this was really irresponsible. और 2015 में भूकंप के टाइम ऐसे कवरेज कर रहे थे इंडियन मीडिया की कोई फैमिली ड्रामा चल रहा हो। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे गलती दोनों देशों की है। पॉलिटिक्स और मीडिया ही जिम्मेदार है ये सारी हेट्रेज फैलाने के लिए जनरल सिटीजन। तो प्लीज़ हमारा कल्चर जो ट्रेडिशन है, एक कॉमन वैल्यू जो हम शेयर करते हैं, उसका रिस्पेक्ट करके प्लीज़ डोंट स्प्रेड हेट और जितना हो सके ये वीडियो शेयर करो टू क्रिएट अवेयरनेस इन इंडियन एंड नेपाली पीपल। आई वॉन्ट यू गाइज टू प्लीज़ शेयर दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. And for more Indo-Nepali geopolitics videos like this, please subscribe this channel. And my name is Siddharth Pandey. Thank you so much for watching again.